तो जो यूनिट 1 है उसका पार्ट ए है स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड। तो आज हम ये डील करने वाले हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट ही, हम बायोकेमिस्ट्री को देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अगर बायोमोलिक्यूल्स को मैं फर्दर डिवाइड करूँ, वो है क्या, किसके बने होते हैं, वो ग्रुप ऑफ एटम या एलिमेंट्स के बने होते हैं। मॉलिक्यूल्स किस बनता है, ग्रुप ऑफ एटम का बना होता है। तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ओनली 25 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो असेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स है वो फर्दर कैसे डिवाइड होते हैं, हमारे मैक्रो में और माइक्रो में। जो मैक्रो होते हैं वो लार्ज अमाउंट के होते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। माइक्रो एलिमेंट नाम से ही पता चल रही है, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो मैक्रो है ना, हमारे मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं हमारे चॉम्प्स। जो ये दिख रहा है ना एन तक, नाइट्रोजन तक, ये तो होते हैं 96, बचे कुछ 3%, जिसमें सब आ जाते हैं। और जो माइक्रो है जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं, वो होते हैं हमारे Mn Zn एम मैग्नीज Fe कोबाल्ट कॉपर, ये सब गोल्ड सिल्वर, ये सब आ जाता है हमारा ट्रेस एलिमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद हम मैक्रो एलिमेंट्स देखते हैं क्या होते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स में बात किया जाए, जो है हमारे चॉम्प्स, उससे कौन से, मतलब ये जो चॉम्प्स से एलिमेंट्स है ना, ये एटम से के ग्रुप से क्या बनेगा, बायोमोलिक्यूल। और ये बायोमोलिक्यूल क्या होने वाले हमारे, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, वाइटामिन्स। अगर हम किसकी बात करें, हम बात करते हैं अमाइनो एसिड की। हमारे अमाइनो एसिड क्या आएगा, फर्दर क्या बनाएगा, प्रोटीन और एंजाइम बनाएगा। अमाइनो एसिड क्या बनाएगा, प्रोटीन एंड एंजाइम्स। और जो ये प्रोटीन एंड एंजाइम्स है, इसके अंदर क्या क्या मतलब एलिमेंट्स होते हैं या आइटम होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। कैसे, जब भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करो, एक तो उसमें वो होता है COOH और एक तरफ होता है हमारा NH3, ठीक है। तो N इधर से आ गया, C है, O है, H है, ये बच्चा S कहाँ आएगा, जब सिस्टीन होता है, सिस्टीन में क्या होता है हमारा सल्फर, तो वहाँ आ गया। अमाइनो एसिड ही तो होता है सिस्टीन भी। नेक्स्ट बात करें हम न्यूक्लिक एसिड की, तो वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसमें क्या आ जाते हैं, CHON तो होएगा, CHO तो सब में ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक है। C कार्बन का तो चेन तो होनी ही होनी है। N कहाँ आ जाएगा, हमारे नाइट्रोजनस बेस में। और P कहाँ आ जाएगा, जो DNA की इससे बैकबोन होती है, वो किसके बने होते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड होता है ना उसमें, वो वाला, ठीक है, फॉस्फेट की बैकबोन होती है। कार्बोहाइड्रेट वो हमारा एनर्जी सोर्स की तरह वर्क करते हैं, CHO। फैटी एसिड ये हमारे स्पोर्ट में हेल्प करता है, हमें स्पोर्ट करता है, स्टोर करके रखता है फैट, ठीक है, CHO। वाइटामिन्स वही, ये जो प्रोटीन या एंजाइम्स है, इसके फंक्शंस करवाने में इसको हेल्प करते हैं। जैसे वाइटामिन्स कैसे एक्ट करेंगे, एज अ को एंजाइम, को फैक्टर, ऐसे, ठीक है। उसके बाद मेजर एलिमेंट जो हमारे क्या है, जो हमारे चॉम्प्स है ना, चॉम्प्स, उसमें से भी कार्बन हमारा मेजर एलिमेंट है, मेजर एलिमेंट की लिस्ट में आता है चॉम्प्स में भी। क्यों, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ क्या है, कार्बन बेस्ड। कोई भी चेन उठा लो, कार्बन चेन तो होती है ना, मतलब कुछ भी, किसी का भी एक वो स्ट्रक्चर उठा लो, स्केलेटल स्ट्रक्चर, कार्बन तो उसमें होता ही है। उसके बाद आई हमारी बात की, कार्बन जो है स्मॉल साइज है, जितना साइज स्मॉल है उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका बॉन्ड होएगा। फिर जो कार्बन है ना, वो सबके साथ ही बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, नाइट्रोजन हो, कार्बन, ऑक्सीजन हो, फॉस्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, सबसे कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, पोलर भी और नॉन पोलर भी, आगे पता चलेगा, और नॉन कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। इसलिए कार्बन क्या है, हमारा मेजर एलिमेंट। अगली बात यहाँ पे क्या बता रखी है, जो हमारे लाइफ का क्या है, लाइफ का एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है, जिस वजह से या जिसमें जो लाइफ के लिए एसेंशियल है ना, जो एलिमेंट्स जिनसे लाइफ बनी हुई है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बने हुए हैं, वो रिजेंबल नहीं करती किससे, हमारे अर्थ क्रस्ट से। क्यों, लाइफ किससे रिजेंबल करेगी, अर्थ क्रस्ट से करेगी या एक्वेटिक एनवायरनमेंट से करेगी, एक्वस एनवायरनमेंट से करेगी। क्यों, क्योंकि जब पहली बार जब लाइफ फॉर्म हो रही थी ना, हम अगर अर्ली ओरिजिन या एवोल्यूशन के टाइम पे जाएं, तो ये जो सारा ये जो सेल बन रही थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, RNA DNA, ये सारा वाटर के अंदर, हॉट सूप के अंदर नहीं हो रहा था। तो जो हमारा लाइफ के क्या है, एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, दैट इज चॉम्प्स, वो किससे मैच होंगे, इक्वेटिक से, ना कि अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट में ये सब होता है, ये सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल, आयरन, ये सब, ठीक है। उसका रीज़न क्या, उसका रीज़न यही है कि अर्थ क्रस्ट से मैच ना होके किससे मैच होता है, वो इक्वेटिक से। रीज़न यही है कि एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ लाइफ का और एक्वेटिक सिस्टम सेम क्यों है, क्योंकि ओरिजिन के टाइम पे जो एवोल्यूशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, लाइफ में, लाइफ का इक्वेटिक में, इक्वेस एनवायरनमेंट में हुआ था। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, एटम पे। एटम अगर हम देखें, किसी कोई भी एटम देखें, एटम में क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन की वजह से नो चार्ज, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव, ठीक है। इसी से P से पॉजिटिव, P से पॉजिटिव चार्ज, N से न्यूट्रल, नाम ही है न्यूट्रल, तो इस पर कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ये तो ऑर्बिटल के अंदर होता है। प्रोटॉन और न्यूक्लियस कहाँ होते हैं हमारे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटल में। और ये जो पॉजिटिव साइन है ना बीच में, इसके अंदर हम हमारा क्या रेंडर्स कर रहे हैं, क्या रिसाइड कर रहा है, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। अगर कोई पूछ ले कि सारा का सारा मास किसकी वजह से, वो इसी की वजह से तो आ रहा है, ठीक है। अब एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास क्या है, वो अपर आइडेंटिटी होती है। जैसे कोई भी, ये क्या लिखा है हमारा, ये कोई एटम है, इसके जो ऊपर वाला रहेगा ना, वो क्या होगा, हमारा एटॉमिक मास। और मैंने क्या बताया था, मास किसका बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। सारा का सारा मास सेंटर में ही होता है ना उसके, ये वही है।
वेट क्या होएगा न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन का, दोनों में का ही 1.6 इंटू 10⁻⁻24, ये तो वेट रहने वाला है। और चार्ज सिर्फ प्रोटॉन पे रहेगा पॉजिटिव, वो भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम की या एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है, ये लोअर केस में प्रेजेंट होती है। जो एटम अरेंज होते हैं ना किसमें, पीरियोडिक टेबल में, वो भी नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। ठीक है। एटॉमिक नंबर की वजह से क्या होता है, देखो एटॉमिक नंबर है ये, एटॉमिक नंबर की वजह से, नंबर नीचे वाले की बात कर रहे हैं हम, 3 टाइप्स की कैटेगरीज आती है एटॉमिक नंबर की वजह से, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन। ठीक है। अगर टॉप्स है, इसमें दिख रहा है टॉप, तो मतलब टॉप डिफरेंट होगा, ऊपर क्या था एटॉमिक मास, तो वो डिफरेंट है। आइसोबार, बार का मतलब होता है नीचे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने वाला है। आइसोटोन, तीसरे वाला तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है। टॉन्स, टोन और नौ की आवाज आ रही है, मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम है, अभी तक सब डिफरेंट चल रहा था यहाँ और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सेम की। थर्ड वाले केस में, आइसोटोन के केस में हम किसकी बात कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल के नाम पे, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या दिखा रखा है, कार्बन है। ठीक है। 6 और 12 है उसका, और यहाँ पे क्या है, कार्बन का है एक आइसोटॉप जो 13 है। टॉप मतलब टॉप डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। मास किसका बना होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। अगर प्रोटॉन 6 है, नीचे की वजह से हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं, तो अगर ये भी 6 है, ये भी 6 है। ठीक है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन भी 6 होने वाले हैं, 6 प्लस करोगे तो क्या होता है 12, तो यहाँ पे तो ठीक है। लेकिन अगर इस 13 वाले केस में देखें, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी 6 दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन भी 6 है, तो ये तो 12 हुए। एक क्या हो रहा होगा, एक आ रहा होगा वेट किसका, हमारा न्यूट्रॉन का। 12 में से माइनस करो 6 न्यूट्रॉन, ये क्या कर रहा है, 1 मिनट। हाँ ये पहले वाले का है, ये जो दिखा रखा है ना, ये इस वाले का है कि इसके न्यूट्रॉन भी इतने हैं। लेकिन अगर हम अब देखेंगे, क्या कहते हैं, अरे 1 मिनट, अगले वाले में 13 वाले में क्या देखा था हमने, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर ही होते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, ये एक और हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इफ़ एनी एटम, जिसमें ये नोट है, कोई भी एटम है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज नहीं होते, कोई भी एटम हो जाए, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहने वाले हैं। न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आते हैं, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे अलग आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम ये जो आइसोटॉप था ना हमारा, आइसोटॉप का एक और टाइप है रेडियो आइसोटॉप। अब हम रेडियो आइसोटॉप देखेंगे। रेडियो आइसोटॉप क्या है हमारा, रेडियो आइसोटोप होते क्या है, ऐसा आइसोटोप, इमेजिन कोई भी हमारा एलिमेंट है, उसकी जो न्यूक्लियाई है ना वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ रेडिएशन को क्या करता है, एमिट कर देता है। वो रेडिएशन कैसी होने वाली है हमारी, अल्फा बीटा गामा, ऐसी रेडिएशन को एमिट कर देता है और खुद एक स्टेबल न्यूक्लियाई में आ जाता है। ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ना, ये क्यों हुआ होगा, कोई ना कोई न्यूक्लियस के अंदर ना डिसइक्विलिब्रियम आया होगा। क्यों डिसइक्विलिब्रियम आया होगा, या तो प्रोटॉन ज़्यादा होंगे या न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे। जब भी ऐसा कुछ होता है ना न्यूक्लियाई के अंदर, तो वो कैसी न्यूक्लियाई हो जाती है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है। उसके बाद ये एमिट करके, ये सब एमिट करके, अनस्टेबल न्यूक्लियाई एमिशन करके स्टेबल न्यूक्लियाई में जब चेंज हो रही होती है ना, तो कुछ जो रेडिएशन निकलते हैं वो क्या होगी, अल्फा बीटा गामा, ऐसी। ये रेडिएशन कैसे होती है, म्यूटाजेनिक होती है, इसकी पेनिट्रेशन पावर भी होती है, और इसमें पोटेंशियल होता है कि ये कुछ भी करके म्यूटेशन कॉज कर दे। ठीक है। म्यूटाजेनिक वही होता है। अब हम डिके पढ़ेंगे, जो हमने देखा ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एमिशन हो रहा है, और वो एमिशन कैसे, डिके की फॉर्म में हो रहा है, कि अल्फा का डिके हो या बीटा का डिके हो या गामा, कौन सी रेडिएशन आई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा डिके। अल्फा डिके क्या है, मतलब अल्फा पार्टिकल का क्या होना, वो होना, एमिशन होना। और जो अल्फा पार्टिकल है ना, वो सिमिलर है हीलियम के न्यूक्लियस की तरह। ठीक है। हीलियम का, अगर हम हीलियम की बात करें, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो ये इसकी तरह होता है। अगर किसी में से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है ना, तो उसमें से 2 नंबर निकल रहे हैं, तो 2 से पता चलेगा मास में लगाना है या नंबर में लगाना है। अगर हम हीलियम को चेक करेंगे, वो कैसा होता है, यहाँ 2 होता है और यहाँ 4 होता है। ठीक है। इतना उसमें से निकल गया, तो कोई भी किसी भी एलिमेंट में से अगर अल्फा डिके हो रहा है ना, तो समझ लो वहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 से कम हो रहा होगा और एटॉमिक मास 4 से कम हो रहा होगा, ये वाला। ठीक है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल किसकी जितना होता है, हीलियम के बराबर होता है। अगली बात करते हैं बीटा डिके की। बीटा डिके आगे फर्दर 2 टाइप्स का है, नेगाट्रॉन डिके एंड पॉजिट्रॉन डिके। नेगाट्रॉन नाम से बता रहा है कि इसमें क्या होता है, एक क्या हो जाता है, नेगेटिव पार्टिकल है, जो हमारे नेगेट्रॉन से ही पता चल रहा है कि एक नेगेटिव पार्टिकल आएगा, तो इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, नेगेटिव पार्टिकल आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन वाला एडिशन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। पॉजिट्रॉन डिके का मतलब है क्या है, इसके अंदर, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं है का मतलब 1 से वो रिड्यूस हो जाएगा नंबर। अब फर्क क्या है इसमें, ये देखो, यहाँ मास भी रिड्यूस हो रहा है, नंबर भी, यहाँ सिर्फ नंबर ही रिड्यूस हो रहा है। अगर पूछ ले बीटा डिके में क्या होता है, मास डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, तो मास का तो कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ नंबर पे बात हो रही है यहाँ। नेक्स्ट आता है हमारा गामा डिके। गामा डिके को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मिनट, ये देखो, गामा डिके को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे गामा लिख के, यहाँ नोट यहाँ नोट,
मतलब इसमें ना मास चेंज होता है, ना ही इसमें नंबर चेंज होएगा, कोई चेंज नहीं होता इसमें। तीसरा वाला मैंने बोला था ना अलग ही होता है, जैसे वहाँ आइसोटोन था। तो लेकिन इसमें होता क्या है, ये गामा डीके फिर आता कब है, पता कैसे चलता है गामा डीके हुआ है? कभी कभी अल्फा और बीटा डीके के साथ ही ये गामा डीके ऑब्जर्व होता है। अब जो यहाँ पे डीके बता रहे हैं ना, डीके होने में मतलब किसी चीज़ में से किसी चीज़ को निकलने में, अनस्टेबल से स्टेबल होने में जो टाइम लग रहा है ना, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ क्या है? किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन हाफ होना। अगर कोई इमेजिन यहाँ पे देखो, ये हमारी कोई टॉक्सिक चीज़ है, ये एक्स है, ये कोई टॉक्सिक चीज़ है, इसको हमें वाई में कन्वर्ट करना है। जितने वो टाइम में कन्वर्ट हो रही है, जैसे यहाँ पे 100 थी पहले और यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ पे 50 रह गई और उसके बाद यहाँ भी 50 हो गई। तो अगर हम टॉक्सिसिटी देखेंगे तो एक्स ही रहेगा और इसमें से आधा निकल चुका है। ठीक है, तो वो जो ये टाइम है ना, ये हाफ टाइम है। तो डिके होने में जितना टाइम लग रहा है या उसकी कंसंट्रेशन हाफ होने में, उसको हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। तो टी हाफ कितना होता है? एल एन टू बाई लेमडा। लेमडा क्या है हमारा यहाँ पे? डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, डिके होने में कितना टाइम लग रहा है। अब कुछ यहाँ पे ना मेन टर्म्स है, ये देख लो। हाफ लाइफ किसी किसी की पता होनी चाहिए, वो क्या है? फॉस्फोरस की 14 डेज होती है। सिर्फ डेज किसकी है? पी की है। ठीक है, फॉस्फोरस की ओनली डेज में है। ठीक है, अब इसमें क्या था, जैसे फॉस्फोरस आवाज़ कैसे आ रही है? 4 पी। पी को कैसे याद रखोगे? 4 से 14 डेज में सिर्फ पी है। हाइड्रोजन का 12 ईयर्स। यूरेनियम का 235 यूरेनियम का है 0.7। और जब 35 का 38 चेंज कर दो ना, 35 का 38 कर दो तो ये 4 में बदल जाएगा। 0.7 4.5 बिलियन ईयर्स लगेंगे इसको। कार्बन को तो याद ही रखना 5730 ईयर्स। ठीक है, ये कुछ मेन चीज़ें थी। उसके बाद हमारे को ये पता होना चाहिए जो एटॉमिक मास यूनिट है AMU, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वो बात कर रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिपेंड ऑन किस पे करता है एटॉमिक मास यूनिट? मास की बात कर रहे हैं। मास मैंने पहले भी बताया था, मास किस पे डिपेंड करता है? एक तो प्रोटॉन पे और दूसरा न्यूट्रॉन पे। तो ये डिपेंड करने वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम पे। तो अगर कार्बन है, कार्बन का अगर मैं 12 AMU लिखती हूँ ना, तो इसका मतलब ये AMU क्या, इसकी यूनिट भी है, डेल्टन भी और ग्राम पर मोल भी है। नाइट्रोजन का 14 AMU का मतलब यही उसकी यूनिट है, यही डेल्टन में भी है और ग्राम पर मोल में भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी है डेल्टन जिसको मेजर नहीं कर सकते, यूनिट AMU ये सब रिलेटिव यूनिट में आएगी। एब्सोल्यूट ग्राम पर मोल जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो आगे हमारी एब्सोल्यूट में। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना 1 डजन दे दो, 1 डजन में कितना? 12। ठीक है, ऐसे। तो जो 12 है वो नंबर है, वो काउंटेबल है, उसको हमने क्या कर लिया 12 को, ये तो काउंटेबल है तो ये होगी एब्सोल्यूट चीज़। लेकिन डजन, ये डजन में, डजन एक वो है रिलेटिव यूनिट। ओके, नेक्स्ट AMU जिसको यू से भी डिनोट करते हैं। डेल्टन की बात करें तो किसके बराबर होती है? जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है? 12 टाइम्स हैवियर है हमारे हाइड्रोजन से। तो 1 AMU किसके बराबर होती है? हाइड्रोजन के मास के। तो कोई भी चीज़ आएगी 1 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे हम। ठीक है, जैसे ये देखो 1 AMU का मास कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन के मास जितना। हाइड्रोजन में क्या होता है? अब हाइड्रोजन याद करो, हाइड्रोजन है अगर यहाँ पे, इधर होता है 1 नंबर में और इधर होता है, तो उसमें न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं ना 1, इसमें न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन होता है सिर्फ, और इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता। तो प्रोटॉन का अगर मास में चार्ज करूँ, अगर मैं मास चार्ज देखूँ, प्रोटॉन का मास हमने ये पढ़ा था। तो अगर 1 AMU हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है तो वो कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24। AMU क्या है? एक रिलेटिव जो काउंट नहीं कर सकती, पर ये ग्राम काउंटेबल है, एब्सोल्यूट यूनिट है ग्राम हमारी। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पे ट्राई करके देखते हैं। अगर 12 डेल्टन लिख दिया तो 12 तो है, एक डेल्टन हाइड्रोजन का एक AMU कितना बराबर था? इतना। तो 12 कितना हो जाएगा? वो टोटल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ग्लूकोज का हमें 180 डेल्टन, 342 सक्रोज का, ये कुछ यूनिट, ये कुछ वो है फॉर्मूलाज, इनके मास पता होनी चाहिए। जैसे सक्रोज है C6H12O6 है, उसका 180 है, 342 है, माइग्लोबिन का 13 किलो डेल्टन है, ये पता होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? ह्यूमन जीनोम दे रखा है, ह्यूमन जीनोम दिया है इतने बेस पेयर का। अगर एक बेस पेयर को हम 650 डेल्टन मान के चल रहे हैं तो पूरे ह्यूमन जीनोम का मास ग्राम्स में कितना होने वाला है? क्या पूछे? ग्राम्स में। ठीक है, तो कितने बेस पेयर है हमारे पास? इतने। एक का क्या बता रखे मास? ये। तो इतनों का क्या हो जाएगा आपस में? ये। एक डेल्टन को अगर मैं चेंज करूंगी 1.6 से वो कर दूंगी रिप्लेस में डेल्टन को 1.6 इंटू 10⁻⁻, उसके मास से हाइड्रोजन के, तो कितना आ जाएगा? एक मिनट, यहाँ देखो, ये वाला 10 का 9 ले लिया और ये 24 आगे ले लिया, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी यूनिट। तो इसको इससे माइनस करा तो 15 आ गया और ये यूनिट तो थी। फिर 3, ये जो 4 है ना, 4 इसमें से हम मतलब माइनस कर देंगे, 3 को तो रखेंगे 1 2 3, 3 बार ये पीछे जा रहा है तो 15 का 12 हो जाएगा। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं? 3 पिकोमीटर। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेक करने हो तो एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। देखो C 13 और 6, ये है वेट क्या है 13 माइनस
6, कितने बचे 7, तो 7 क्या था हमारा न्यूट्रॉन। और ये कहाँ आ रहा था, एक एक्स्ट्रा आ रहा था ना न्यूट्रॉन, 6 के बावजूद एक एक्स्ट्रा आ रहा था आइसोटॉप्स में, वही है। एटॉमिक वेट चेक करना हो तो वेट कैसे होता है, वे तो बीच में सेंटर में डिसाइड करता है। अगला कंसेप्ट है हमारा वैलेंस कंसेप्ट, जिसके अंदर हम ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। ऑक्टेट रूल में बस क्या पता होना चाहिए कि जो एटम है ना वो गेन या लूज ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि उसको अपना वैलेंस शेल, जो आखिरी शेल है ना, उसको भरना होता है। या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन से भरेगा, और अगर वो एस शेल है तो वो 2 से भरेगा। ठीक है, अब एनर्जी शेल्स देखते हैं। ऑक्टेट रूल का एक फॉर्मूला और भी है। जो पहले 20 एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें ऐसे भरती है शेल 2 8 8, लेकिन जो आफ्टर 20 होते हैं ना, उसमें ऐसे भरते हैं 2 8 18 32, ऐसे भरा जाता है। ये रूल है। पर हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, मतलब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो उसमें 20 तक जो एलिमेंट्स है ना वही यूज़ होते हैं, इसलिए हम कौन सा यूज़ करेंगे फॉर्मूला, ये वाले को मान के चलेंगे। एनर्जी शेल को देखते हैं, KLMN। के शेल को देखोगे ना, इसके शेल की सब शेल S है, तो इसके अंदर टोटल कितने आने वाले हैं, इसको तो भूल जाओ, ये वाला रहने दो। इसको देखो, के शेल में 2 आएंगे, 2 भी किस में आएंगे, एस शेल में। शेल का नंबर क्या है, शेल तो एक ही है, दिख रही है ना, शेल एक है, शेल नंबर 1 है, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद अगला क्या है हमारा, एल। एल के अंदर 8 आएंगे, ये वाला हटा के चलो। एल के अंदर 8 आएंगे, 8 कैसे आएंगे, एस तो होएगा ही, एस के साथ पी भी आ जाएगा, तो एक शेल तो एस वाली 1, और पी के लिए 3, जिसमें 3 वो बॉक्सेस होते हैं ना, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये वो वाली है। तो मतलब इसका कहने का मतलब यहाँ पे एक एस शेल भी है। ठीक है, तो एस शेल में 2 आ जाएंगे, और इसके अंदर 6 आ जाएंगे, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगले की बात करें, एम शेल, इसके अंदर SPD है, तो एक शेल ये रही, एक शेल ये रही, और एक शेल ये रही, तो टोटल कितनी शेल हो गई, 3। इसके पास 3 शेल होती है, और इसके अंदर सब शेल में जो डी है ना, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, 2 6 10, तो 8 और 10 बन जाएगा 18। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा एन शेल, KLMN, उसमें 32 आ सकते हैं, या इसकी तरफ से देखें तो इसमें SPD F सभी आता है, 4 तरह की शेल होती है, S भी आ गया, P भी आ गया, D भी आ गया, F भी आ गया, और D वाले में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओ सॉरी, F वाले में 14 आ सकते हैं, क्योंकि ये 7 नंबर में होती है शेल। अगर ये खाने देखो ना, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, शेल को ऐसे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने आ जाएंगे हमारे, 14। ठीक है, एफ वाली में। अगर किसी को क्या करना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हो शेल में, इस शेल में कितने आने वाले, 2 and 2 का फॉर्मूला लगाना है। फॉर एग्जाम्पल 2 and 2, हम एन का मतलब है यहाँ पे शेल नंबर, हम लेकर चलते हैं शेल ये वाली SPD, ये KLM वाली लेके चलते हैं। ठीक है, तो डी था ना इसमें, 2, सब शेल में चेक कर रहे हैं हम, 3, और यहाँ पे क्या है, 2। ठीक है, 3 2 6 6 6 6 6 पहले इसका कर लेते हैं ना, रुको। हाँ, आप देखो, ये रशल नंबर, इसको कैरी, इसको लेके चलना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 and 2। ठीक है, तो हम थर्ड वाली शेल ले रहे थे, तो 2 3 और 2, पहले इसको करना है, 3 3 9, और 9 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। 18 ही थे ना इसमें, ऐसे वो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं शेल में। उसके बाद वैलेंसी का कंसेप्ट है। वैलेंसी में क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे C6 है, C6 में कितना आ रहा है, कार्बन है, उसमें क्या आते हैं, लास्ट में 6 आते हैं, टोटल 6 होते हैं, तो 6 में से क्या होता है, 2 और 4 में वो बढ़ जाता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे वैलेंसी में। अभी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन का लेके चले, ये नंबर लिखे हुए हैं ना, सारे एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, तो 1 है, 1 पहली वाली शेल में आ जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, या तो वो डोनेट कर ले, या वो एक्सेप्ट करके 2 बना ले, वैलेंसी कंप्लीट। N7 की बात करें तो 7 कैसे डिवाइड होएगा, पहले में 2 और अगली वाली शेल में 5, अब 1 रह गया, या तो वो 8, सॉरी 5 हो गया ना, 8 बनाने होते हुए, या तो वो 3 एक्सेप्ट कर ले, या वो 5 ही डोनेट कर दे। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन, उसका 8 होता है, तो 2 और 6 में डिवाइड हुआ, तो 8 होने में इसको कितने पड़े बचेंगे, अब 2, तो 6 डोनेट करना ज़्यादा ईजी है, या फिर 2 एक्सेप्ट करना, 2 एक्सेप्ट करना ज़्यादा ईजी है। अगर हम 15 की बात करें तो 2 8 5, 5 में वही वाला 3 5 वाला फॉर्मूला, 6 में वही एक्सेप्ट वाला आ जाएगा, और उसके सोडियम में 2 हार्ट 1, ठीक है, 11 होता है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट ही हो जाएगा। हम 7 एक्सेप्ट करें, उससे बेटर है 1 डोनेट कर दे। क्लोरीन की बात करें तो उसमें 7 है, वो 1 एक्सेप्ट करेगा। तो एटम यहाँ पे क्या निकल के आते हैं कंक्लूजन, जो भी एटम पार्शली फिल्ड होंगे ना, तो उनकी शेल क्या करेगी, ट्राई करेगी कि वो अपना डुप्लेट बना ले, या तो डुप्लेट या फिर ऑक्टेट बना ले, आइदर बाय ट्रांसफरिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, यही रीज़न बनता है किसका, बॉन्ड का, उस इलेक्ट्रॉन का शेयर और वो होना, क्या रीज़न बनता है, बॉन्ड बनाने का। तो हमारा आ गया बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से या ट्रांसफर करने से, ऐसे। जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी वजह से तो बॉन्ड बनता है, और जो प्रोटॉन है ना वो एक केमिकल एंटिटी है हमारे एटम की या एलिमेंट्स की। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा, शेयर हो रहा है तो क्या है, और अगर इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस है तो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर की बात हो रही है, अगर कंप्लीट ट्रांसफर, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ना चला ही गया उधर, तो वो बन जाएंगे आयनिक बॉन्ड। अगर इनकम्प्लीट ट्रांसफर हुआ है तो कैसे बनेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें वो साइन आ जाता है ना ऐसे, बस मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, ये कब बनते हैं, जब ट्रांसफर तब होता है कोई भी चीज़ जब लार्ज डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर Na है और Cl है, इसमें से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर सोडियम को हम रखेंगे ना, सोडियम के कंपैरेटिवली क्लोरीन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो ये इससे ले लेगा इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जब लार्ज डिफरेंस आ जाए तो ट्रांसफर होने वाला है। उसके बाद शेयरिंग कब कब होती है, जब नो या लिटिल डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है, उसका शेयरिंग भी कैसे हो सकती है, इक्वल, या तो दोनों एटम क्या कर रहे हो, एक मिनट, या तो दोनों दो जिनके बीच में शेयरिंग हो रही है ना, वो दोनों एटम क्या कर रहे हैं, इक्वल इक्वल शेयर कर रहे हो अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और क्या हो सकता है, या तो वो अनइक्वल भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब अगर वो इक्वल शेयर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, 0.5 होएगी, या 0.5 से कम होने वाली है, तो हमारा बॉन्ड बनेगा नॉन पोलर। ये भी पता होना चाहिए, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम था। ठीक है, किसके लिए था, ये शेयरिंग के लिए था। अब क्या बोल रहा है वो, अगर हमारा इक्वल शेयरिंग हो रही है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने वाली है, 0.5 या 0.5 से कम। लेकिन अगर अनइक्वल शेयरिंग हो रही है ना, तो एकदम से इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाएगी। अनइक्वल शेयरिंग तभी हो पा रही होगी ना, जब कोई एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरे के कंपैरेटिवली और वो खींच लेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव उस टाइम 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब जब ज़्यादा है ना, तो अब क्या हो सकता है, या तो सिमेट्री बन रहा है, वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब कहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से, जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसे, यहाँ पे ये है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, सिमेट्री बन रही है तो नॉन पोलर, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर सिमेट्री नहीं बन रही तो वो पोलर हो जाएगा। अब इसको दिखा देती हूँ मैं एक बार कैसे कह रही हूँ, जैसे हम वाटर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन H, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, इसकी वजह से इसकी शेप ये आएगी टेट्राहेड्रल टाइप। ठीक है, और ये क्या है, नॉन पोलर है, क्योंकि इसका इफेक्ट, ये क्या है, ये पोलर है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा। ओके, हाँ, कैंसिल आउट नहीं हो रहा, जब कैंसिल आउट नहीं होता तो वो चीज़ें पोलर बन जाती है। और अगर मैं सी, और एक यहाँ पे ये वाली अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, अब देखो डबल वन यहाँ, डबल वन यहाँ। ठीक है, ये क्या है, इसका जितना यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है ना इतनी जगह पे, उतना ही यहाँ भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये हो गया नॉन पोलर। तो उसी वजह से सिमेट्री बता रखी है यहाँ पे, कि अगर शेयरिंग हो रही है तो इस वजह से हो रही होगी, और वो ये जो वजह है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इक्वल शेयरिंग है तो ये रहेगी टर्म्स, और अगर अनइक्वल शेयरिंग है तो ये रहने वाली है टर्म्स। और अनइक्वल में भी अगर सिमेट्री है तो नॉन पोलर, जो ये सिमेट्री लीनियर सिमेट्री बनी थी, और अगर नो सिमेट्री है ऐसे जो टेट्राहेड्रल शेप बनी थी, तो पोलर, और ये अनचार्ज होने वाले हैं। और जो ऊपर वाला है ना जिसमें इक्वल है वो तो है ही नॉन पोलर। आयनिक बॉन्ड हमेशा पोलर होते हैं क्योंकि वो चार्ज डेवलप कर चुके होते हैं, इस वजह से चार्ज पोलर है और ये अनचार्ज पोलर है। उसके बाद तीसरा जो इलेक्ट्रॉन की वजह से इम्बैलेंसिंग होती है, वो उससे क्या क्रिएट होता है, कौन सा बॉन्ड, डायपोल वाला। डायपोल क्या है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी। अगर वो परमानेंट है उसे बोलेंगे डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, अगर वो टेम्परेरी या ट्रांजिएंट है तो उसे बोलेंगे लंडन डिस्पर्जन फोर्स या वेंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद इंट्रैक्शंस देख लेते हैं हम। इंट्रैक्शन नॉर्मली हम वैसे बात जो अब करेंगे ना, अभी तो ये नॉर्मली बता रही हूँ, लेकिन जो हम बायोलॉजिकल सिस्टम में देखेंगे वो सारी एक्वस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो एक्वस एनवायरनमेंट में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी सब नॉन कोवेलेंट क्या होता है, वीक। और अगर हम रियल लाइफ ऐसे केमिस्ट्री की तरफ से बात करेंगे, तो जो बॉन्ड होता है ना उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कोवेलेंट भी आता है, आयनिक भी आता है, मेटेलिक भी आता है। लेकिन एक्वस एनवायरनमेंट, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारी बॉडी 70% तो वाटर की बनी हुई है, एक्वस एनवायरनमेंट में रहते हैं, सारा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आयनिक बॉन्ड ना, ये जो आयनिक बॉन्ड है हमारे मेटेलिक, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हो जाएगा, ओनली कोवेलेंट बॉन्ड एक्वस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं हम। बॉन्ड हमारे स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग में कोवेलेंट आयनिक मेटेलिक आता है, बट एक्वस में सिर्फ कोवेलेंट चलता है। उसके बाद आ जाता है हमारे वीक बॉन्ड। वीक क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोजन डायपोल, लंडन डिस्पर्जन फोर्स। ये जो सीक्वेंस है ना ये ऐसे ही चलेगा। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर डायपोल डायपोल, फिर ये। ठीक है, ये वाला सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट होते हैं, बाकी सारे आयनिक वायनिक ये सब वीक मिला के ये सब क्या होता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, या तो बॉन्ड फॉर्म होते हैं या बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अगर फॉर्म हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी जिसको एक्सोगोनिक कहेंगे, और अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो
एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको तोड़ने के लिए, जिसको एंड्रोगोनिक बोलते हैं। आई थिंक बॉन्ड टूटने पे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना, एंड ऑन इसको मैं देखूंगी एक बार, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है वो ये आता है, कोवलेंट बॉन्ड की 80 होती है, आयनिक की 40, मेटालिक की भी, आयनिक और मेटालिक एक जैसे होते हैं। इसको कैसे याद रखना है, CIM हर हर महादेव, ऐसे, ठीक है। CIM हर हर महादेव, CO वगैरह देखो, मुझे हर हर महादेव बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो C है वो तो 80 होएगा, मतलब यही सीक्वेंस है, ऑर्डर भी यही है हाईएस्ट से लोएस्ट का, 80 40 40 बराबर है, IM तो बराबर है आपस में। उसके बाद H हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एक ही बात है 10, हाइड्रोजन बॉन्ड 3, डायपोल 1, वेंडरवॉल 0.5, ठीक है। ये तो था किसमें, ये ध्यान रखना किलो कैलोरी में, अगर किलो कैलोरी से किलो जूल करना है ना, कैलोरी को जूल में बदलना है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 8 5 ज़ा 40, तो ये 400 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 5 ज़ा 200, 200 हो जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड में, ये बस खत्म है। जो कोवलेंट बॉन्ड देखा था ना हमने, कोवलेंट की बात कर रहे हैं, प्रोटीन में अगर हम देखेंगे ना, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड किस तरह का है, कोवलेंट बॉन्ड है। प्रोटीन में आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं। और अगर वीक की बात करें तो वीक में हाइड्रोजन और हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक होते हैं प्रोटीन में। ऐसा होता है ना प्रोटीन की कोर, अंदर तो फोबिक एरिया होता है, और इसमें प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है। और ये Na है, न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या होता है, कोवलेंट कौन सा आएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एस्टर बॉन्ड भी आएगा। फॉस्फोडाइएस्टर और फॉस्फोएनहाइड्रेट भी होता है। जो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है ना, PPV वाला, ये दोनों एनहाइड्रस बॉन्ड होते हैं, और ये वाला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक और एस्टर बॉन्ड बनने होते हैं, और वीक कोई नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड में क्या फ़र्क है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से प्रोटीन में, नहीं, इनमें से इमेजिन न्यूक्लिक एसिड में क्या नहीं प्रेजेंट है, ऑप्शन आ जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो कौन सा नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड तो कहाँ है, हमारा प्रोटीन में। और न्यूक्लिक एसिड में कौन सा नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। और ग्लाइकोसिडिक भी है, एस्टर भी है, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोएनहाइड्रेट भी है। तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं फिर से। प्रोटीन में पेप्टाइड, आयनिक, डाइसल्फाइड, ये तो 3 हो गए। सिस्टीन में होता है ना डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के लिए ग्लाइकोसिडिक कहाँ होता है, उसकी ग्लाइकोसिडिक शुगर में होता है, एस्टर भी वहीं शुगर और उसमें ही, फॉस्फोडाइएस्टर शुगर फॉस्फेट में, और फॉस्फोएनहाइड्रेट PO में, और इधर हाइड्रोजन बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड में C ट्रिपल बॉन्ड G होता है ना, ऐसे याद रखना है। कार में सिर्फ ग्लाइकोसिडिक और एस्टर बॉन्ड होता है, और उसके बाद लिपिड जो है हमारे, इसमें एस्टर बॉन्ड तो होता ही लिपिड, और फॉस्फोएस्टर भी होता है, डाइएस्टर नहीं एस्टर, ठीक है। ये डन हो गया।